हाँ बेटे, अभिलाष आओ बेटे। तो बेटे यंग डबल स्लिट हम लोगों ने कंप्लीट किया, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और सारे कंडीशंस कंप्लीट की। उसके बाद बेटा आज हम लोगों ने यंग डबल स्लिट के लिए जो भी यूजेस थे उन पर ही बात कर लेंगे। फिर डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट की था, और अब मैं आपको जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है उस पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ढंग से सुनना, ध्यान से समझ लेना बेटा, एग्जाम के व्यू से ठीक है टॉपिक, ठीक है। शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। बेटे टॉपिक लिटरली बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ओके। और आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के समझेंगे तो जो जितना भी मैटर है, जो भी टेक्निकल इश्यूज है वो सारे डायग्राम में है। डायग्राम तैयार तो टॉपिक तैयार है बिना टेंशन के, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग करते हैं। हाँ जी, ध्यान से नोटिस, ये है हमारे पास लाइट सोर्स एस, ठीक है, लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स हमारे पास कैसा था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक कंडीशन आप लोग जानते हैं, समझते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक की क्या सिचुएशन है, जितने भी लाइट्स होंगे तो उन सबके वेवलेंथ सेम होंगे, ठीक है। ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस। यहाँ पर इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस है L1, ठीक है। लेंस L1 के फोकस पर आप सोर्स को अरेंज करेंगे, तो लेंस L1 के फोकस पर आप सोर्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट ये रहेगा जितनी भी लाइट वेव्स आ रही है वो सारी लेंस की हेल्प से पैरेलल बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पैरेलल बीम की फॉर्म में, ओके। ध्यान से सुनना अच्छे से। सोचिए यहाँ पर वेव फ्रंट प्लेन हो गया है, क्लियर करना, ढंग से सुनना, एक एक स्टेप को समझना। लेंस L1 कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसके फोकस पर कौन है, सोर्स है। सोर्स अगर फोकस, तो बेनिफिट क्या रहा, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाएंगी। तो जो इंसिडेंट वेवलेंथ, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट पहले सर्कुलर या फिर सिलेंड्रिकल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, W डैश। तो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये है AB नैरो स्लिट। AB क्या बचे यहाँ पर, नैरो स्लिट है। नैरो स्लिट फिजिकली प्रैक्टिकली अपन देखें तो देखिए कुछ इस तरह से ये कार्डबोर्ड शीट है, और उसमें आपने इस तरह से नैरो स्लिट बना दी। तो आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहा है A एंड B, देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और जो बेटा A to B गैप है, सपोज मैंने स्मॉल a एज्यूम कर लिया, स्मॉल a, तो ये जो विड्थ है ये है स्मॉल a, फील हो रहा है। और इस नैरो स्लिट को आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जब साइड व्यू आप रखेंगे, यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो आपको नैरो स्लिट नजर आ रही है। एग्जैक्टली समझ में आएगा कैसे है नैरो स्लिट,
ठीक है, लेकिन डायग्राम को देखने में अजीब सा फील होता था कि पता नहीं एग्जैक्टली नैरो स्लिट है कहाँ पे या फिर कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो एग्जैक्टली इस तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। बातें समझ में आ रही है? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप ध्यान दीजिए, सुनिए। अब बेटा जो भी लाइट वेव एमिट होगी इस नैरो स्लिट से फर्दर मूव करेगी, तो जो उनके पाथ में आप एक कन्वर्जिंग लेंस फिर से रखेंगे। तो फिर आपने कन्वर्जिंग लेंस रखा L2। जो कन्वर्जिंग आप लेंस यूज कर रहे हैं बच्चों, जो भी कन्वर्जिंग लेंस है, ये फिजिकली और प्रैक्टिकली ये लेंस इस नैरो स्लिट के वेरी नियर अबाउट, बहुत पास में है। समझ गया तुम? डायग्राम में देखने में क्या होता है, इसको हमें शो करना पड़ता है, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज यहाँ डिस्प्ले करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा दूर शो करना पड़ता है। अगर ये लेंस इस नैरो स्लिट के बहुत प्रैक्टिकली बहुत पास में होता है, तो हम लोग जब डायग्राम में शो करते हैं थोड़ा गैप देना पड़ता है ताकि हम लोग मिड सेक्शन में जो भी चीज़ें हमें ऑल्टर करनी है उनको शो कर सके बस। बाकी प्रैक्टिकली सोचें तो लेंस इस नैरो स्लिट के बहुत पास में होता है, बहुत पास में। ठीक है, ध्यान देना। लेंस L1 L2 दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है। L1 लेंस के फोकस पर कौन है? सोर्स। जबकि L2 के फोकस पर कौन होगा? स्क्रीन। ध्यान रखिएगा, L1 के फोकस पर कौन है? सोर्स। L2 के फोकस पर कौन है? स्क्रीन। तो L2 के फोकस पर स्क्रीन है। ठीक है, तो आप शायद समझ सकते हैं कि जो कन्वर्जिंग लेंस है उस पर अगर पैरेलल लाइट वेव्स इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी? फोकस पर मीट करेंगे नहीं करेंगे? धर्मवीर, आप फिजिकली यहाँ हो लेकिन मेंटली यहाँ नहीं हो। थोड़ा दावत से इधर आ जाओ क्लास में। देखो लेंस के फोकस पर कौन है धर्मवीर? स्क्रीन। शाबाश। और L1 लेंस के फोकस पर कौन है? सोर्स। ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा? जो रेज है वो कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलेंगी। ठीक है ना? सुनिएगा, मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ पागल लोग आए अभी, या नहीं और करिए टाइम पर नहीं आ सकते तुम लोग। दोनों एक साथ प्रैक्टिकल था। मतलब एक के साथ एक गंवार फ्री है ना? अरे अब नहीं, हाँ जी, तो अलर्ट हो जाओ, घूम आए, प्रैक्टिकल दिया है, पढ़ाई में ध्यान दे लो थोड़ा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो धर्मवीर आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? फोकस पर मिलेंगे। अब देखो सुनो ध्यान दो, ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट आपके सामने है बच्चों, अपना माइंड सेट बनाना, ध्यान देना। तो देख बेटा, जो रे पॉइंट A टू O और जो B टू O अप्रोच करेगी ना, वो सेम पाथ कवर करेंगे क्या? अगर पाथ सेम है तो उनमें बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। तो फेज डिफरेंस जीरो, टाइम डिफरेंस जीरो, इसका मतलब सेम फेज सुपरपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट O पर क्या हो जाएगा? सेम फेज में मिलेंगी, जो वेव्स आएंगी क्या होंगे? सेम फेज में मिलेंगी। तो सेंटर O पर जो वेव्स हैं वो सेम फेज सुपरपोजिशन फॉलो करेंगी, और जब सेम फेज में सुपरपोजिशन होगी तो रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम, रिजल्टेंट वेव कैसे होगी? मैक्सिमम रहेगी। अब बच्चों ध्यान रखना, ये प्रोग्राम सिर्फ A B में नहीं है, A to B जितनी भी वेव्स
स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रही है, फाइनल टच दे रहे हैं इसको, ज्यादा सब ध्यान देना, ए टू बी जितनी भी वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिनका डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, जो इधर उधर घूमी नहीं है, तो जितनी वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रही हैं और जो लेंस की हेल्प से पॉइंट ओ पर सेंट्रलाइज्ड हो रही हैं, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना रहेगा? शून्य, जीरो। इसका मतलब ये सेम फेज मिलेगी, और बेटा सेम फेज का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम होती है ना, तो पॉइंट ओ शानदार ब्राइटनेस के साथ आपको मिलेगा, इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा ना, ये हमें मिला सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था? तो देखिएगा स्क्रीन पर जहाँ सारी की सारी लाइट वेव्स अप्रोच कर रही हैं और लेंस की हेल्प से सेंट्रलाइज्ड हो रही हैं, ठीक है, तो पॉइंट पर जितनी वेव्स पहुंचेगी उन सब की वजह पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस जीरो रहेगा, तो पॉइंट पर क्या मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लॉजिक क्लियर है? समझ गए? क्योंकि बेटा सेम फेस सुपर पोजिशन का मीनिंग याद है ना? जितने वेव्स मिलेंगे सबका क्रेस्ट एक साथ होगा तो सबका ट्रफ भी एक साथ, तो रिजल्टेंट वेव कैसे है कि मैक्स। यस नो? तो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? हाँ जी साहब, ये काम हो गया। ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसको शो करिए? यहाँ पर जो वेव बनेगी उसकी ब्राइटनेस को शो कर रही है, मतलब उसकी इंटेंसिटी को शो कर रही है, याद रखना इस बात को, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। इसके कंपेरिजन यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर लेंथ बहुत कम है, रीजन या ब्राइटनेस बहुत कम होगा, ठीक है। तो सुनिए, ये जो पॉइंट बनेगा इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, दिस वन सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमम, दिस इज सेकेंडरी सेकेंड मिनिमम, and this is secondary second maxima and so on। इस शुरू में S जो है ये बच्चों सेकेंडरी को शो कर रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? सेकेंडरी वेवलेट्स। ये हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वेव है वो अपने सब पार्ट्स में स्प्लिट होती है, इन्हें हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। इन आप टेंशन फ्री रहे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सेकेंडरी तो एक कॉमन टर्म है, इसको तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, दिमाग से निकाल भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शायद आप लोग टेक्निकली समझ सकते हैं, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन, चलता जाएगा ऊपर भी और नीचे भी सेम सीक्वेंस में, एंड दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। इतनी बातें समझ में आ गई? कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इस नैरो स्लिट AB से जो लाइट वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गई, राकेश ध्यान दो, इस नैरो स्लिट AB से जो लाइट वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गई और लेंस की हेल्प से सेंट्रलाइज्ड हो गई, ठीक है, उनका तो रिजल्ट आपने देख लिया। लेकिन इस नैरो स्लिट से जो लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट होंगी, अपने बेसिक पाथ से डेविएट होंगी, ठीक है अनुज, ये जो नैरो स्लिट है इससे जितने भी लाइट वेव्स अपने बेसिक पाथ से डेविएट होंगी, इधर उधर घूमेंगी, इधर उधर स्प्लिट होंगी, बिखरेंगी, उन पर तो बात कर लिया, डिफ्रैक्शन तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नैरो स्लिट की जो शार्प एजेस हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनसे जो वेव्स आएंगी, ये वेव्स अपने बेसिक पाथ से डेविएट होना शुरू होंगी ना, ठीक है। तो वर्ड्स को ध्यान देना और प्रैक्टिकल पर भी ध्यान देना। जो लाइट वेव AB नैरो स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही है,
हाँ जी बेटे, जितने भी लाइट वेव्स नैरो स्लिट AB से डिफ्रैक्ट हो रही है और लेंस की हेल्प से सेंट्रलाइज्ड हो रही है, या मनीष लेंस की हेल्प से सेंट्रलाइज्ड हो रही है एक रिक्वायर्ड पॉइंट P पर, एक रिक्वायर्ड पॉइंट P पर जो वेव्स है वो नैरो स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही है और लेंस की हेल्प से सेंट्रलाइज्ड हो रही है। उनके बीच में तो पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ओपन पाथ डिफरेंस 0 था, लेकिन जो रैंडम पॉइंट P है साक्षी, उनको तो पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। जैसे B टू P जो लाइट वेव अप्रोच करेगी और A टू P जो भी लाइट वेव अप्रोच करेगी, उनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस तो बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा ना, तो टेंशन नहीं। तो पाथ डिफरेंस कितना बनेगा अगर हम लोग ये सोचें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, अब नहीं ध्यान दे रहे ढंग से, BP माइनस AP, पाथ डिफरेंस कितना होगा BP माइनस AP, ठीक है, BP माइनस AP। अब इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करें गर्वित, तो कैसे करें कैलकुलेट? अपन एक YDSC में जो ट्रिक लगाई थी वो यहाँ भी लगा दूं, याद है ना, एक नॉर्मल ड्रॉ किया था हम लोगों ने, बस वो सेम वर्किंग कर लीजिए। पॉइंट A से बच्चों मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पॉइंट A से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, 80 कर दिया ड्रॉ, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। अब ध्यान दीजिए बेटा, ढंग से सुनिएगा अच्छे से। 80 परपेंडिकुलर टू BT, 80 परपेंडिकुलर BT के, तो इस कंडीशन में पाथ डिफरेंस अप्रोक्स कितना मिल गया, BT हो गया क्या, याद है या नहीं है? रीजन क्या था बेटा कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही AP और TP लमसम सेम है, अप्रोक्स सेम है, चाहे तो बेटा इसको भी मेंशन कर दो, एक लाइन और बढ़ा देते हैं बेटा, AP अप्रोक्स इक्वल टू TP, तो पाथ डिफरेंस कितना मिल गया BT, यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो बच्चों पाथ डिफरेंस कितना मिल गया BT, हाँ जी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट B टू पॉइंट T, दिस इज पाथ डिफरेंस, डन। अब बेटे जो लाइट वेव स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है वो अपने बेसिक पाथ से डेविएशन ले रही है, तो अपने बेसिक पाथ से जो भी डेविएशन गेन करें सामने देखते रहिए। तो ये एंगल बनाए थीटा, कितना बनाए बच्चों? तो अगर ये एंगल थीटा दे भी थीटा बन गया क्या? पहले बात की, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, सुनिएगा, आप देख सकते हो ना यहाँ थीटा एंगल जो है वो एक लाइन और ये सेकंड लाइन के बीच में। अब या तो ऐसे समझ लो ये थीटा है, तो यार 90 तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा एंगल, और ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो रिमेनिंग थीटा बच गया क्या? या तो इस तरह से बना लीजिए। और या फिर देखिए बेटा ये जो लाइन है इसके 90 डिग्री पर हम लोगों ने ये बना लिया और इसके 90 डिग्री पर ये बना लिया, तो वैसे भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है जी साहब। तो हम लोग थीटा की कैलकुलेशन के लिए ट्राइंगल में अप्रोच करें तो बच्चों दिमाग लगाना शुरू कर देना। इन ट्राइंगल ABT, ट्राइंगल लिया है ABT, ठीक है। तो देखिए थीटा के फ्रंट में क्या होगा, परपेंडिकुलर BT, ये परपेंडिकुलर हो गया और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है स्मॉल a, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BT अपॉन A,
अपन हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, यस और नो। बी टी कितना है पाथ डिफरेंस, और ए बी कितना है विड्थ स्मॉल ए। तो बच्चों पाथ डिफरेंस कितना रहा ए साइन थीटा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बच्चों पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी रही ए साइन थीटा। कंफर्म हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बच्चों कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल है लॉजिक। जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो बहुत ही सिंपल है। ध्यान से सुनना अच्छे से। यहाँ पर आपने पाथ डिफरेंस प्रूव कर लिया है बच्चों, कितना लिया ए साइन थीटा। अब केवल रिजल्ट्स में अपने को पुट करना और कुछ खास नहीं है। डेरिवेशन पार्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ध्यान देना सभी सुनना। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरफ हम लोग आगे फर्दर मूव कर रहे हैं, सुनिएगा। सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाई 2, देन 2 लैम्डा, देन 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। आगे चलते रहेंगे। तो देखिए सामने, देखिए ध्यान दीजिए। नोट फर्स्ट, और मैक्सिमा। बच्चों मैक्सिमास की तरफ चल रहे हैं अपन। कहाँ चल रहे हैं? मैक्सिमास। इतने मैक्सिमम मिल रहा है फर्दर, उन पर हम लोग चल रहे हैं। तो ध्यान देना अच्छे से। मैक्सिमास के लिए पाथ डिफरेंस जो है ना वो कितना है बेटा? यहाँ पर 3 लैम्डा बाई 2, देन 5 लैम्डा बाई 2, तो नेचुरल से आगे 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। यस और नो? टू एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2 एंड स्टार्ट फ्रॉम 1। ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, ढंग से। नोट फर्स्ट अपने आप में एक रिजल्ट है, एक बंच है बेटा रिजल्ट का। और एक समझ लो कि तो लाइन से साफ है टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सुनो, जितने मैक्सिमा आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, इन सब के लिए बेसिक कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस की 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 अप टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 एंड n वेराइज फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। n के लिए आप 1 रखेंगे तो शायद आप समझ सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2, n के लिए 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। पूरा क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आगे बात? देख ध्यान दे, ये मैक्सिमास की बात है बेटा। अब बेटा ये मैक्सिमा पर अगर एक पर्टिकुलर केस ले ले हम लोग, तो देखो सुनो, और सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा ले ले हम लोग, तो पाथ डिफरेंस कितना है? ये साइन थीटा कितना है? तो सेकेंडरी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए कितना है बच्चों मामला? 3 लैम्डा बाई 2 है कि नहीं है? नहीं, तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया? 3 लैम्डा अपॉन 2 है, हो गया क्या? अगर आप चाहें इसको थीटा 1 पर्टिकुलर कर दीजिए, थीटा 1। आपको पता है बेटा कि प्रैक्टिकली एंगल बहुत कम होता है बेटा। ये जो नैरो स्लिट आपको दिखाई दे रहा है ये रियल में बहुत नैरो होगा बेटा, ठीक है। ये जो विड्थ है स्मॉल है, ये मान लीजिए मिलीमीटर से भी कम रहेगी, मिलीमीटर से भी कम है इसकी विड्थ, ये जो स्मॉल है आपको दिखाई दे रही है। तो शायद समझ सकते हैं कितनी नैरो स्लिट होगी, वेरी नैरो स्लिट, ठीक है। तो ओके, तो इस कंडीशन में एंगल ही बहुत छोटा होगा, और जब एंगल प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है बच्चों, तो साइन थीटा का अप्रोक्स थीटा लिख देंगे क्या ना? साइन थीटा 1 अप्रोक्स कितना आ गया? थीटा 1। थीटा 1 कितना रहा? 3 लैम्डा अपॉन 2। बताइए कोई दिक्कत है? ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया। और ऐसे ही मतलब सेकंड मैक्सिमा ले लो। सेकंड मैक्सिमा में क्या आ जाएगा ना? यहाँ पर ए साइन थीटा 2 कर दो, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए एंड सो, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ये हमारे पास है मैक्सिमाज। अब जो हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे चलेंगे तो मिनिमा पर बात करेंगे।
हाँ जी, चलो मैक्सिमास का हम लोगों ने कंडीशन ऑब्जर्व कर ली। अब मिनिमा पर बात करते हैं, ध्यान देना अच्छे से। नोट फर्स्ट, अब नोट सेकंड। तो मिनिमास के लिए टर्म फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। इन पर अगर हम लोग बात करें, अभिलाष ध्यान दे रहे हो टर्म? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू n लैम्डा। n की वैल्यू वही 1 2 3 एंड सो ऑन। n के लिए रखते जाओ, चलते जाओ, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू n लैम्डा अप्रोच कर लेगा। तो बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो ध्यान दो, ये 5 डिफरेंस की वैल्यूज आपके सामने बेटा, इनको भी हम मेरा एक बार कंडीशन में पुट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, अगर सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो पाथ डिफरेंस जो है वो कितना, ए साइन थीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा के लिए कितना बच्चों, लैम्डा। ध्यान से सुनना अच्छे से, ढंग से। इन केस अगर हम लोग बात करें तो साइन थीटा कितना, लैम्डा बाय ए। पर्टिकुलर फर्स्ट मिनिमा के थीटा 1 कर दे, थीटा 1 डैश कर लो, कोई खास बात नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं। और प्रैक्टिकली एंगल बहुत कम तो साइन थीटा को अप्रोक्स थीटा लिख दें। तो इस कंडीशन में थीटा 1 लैम्डा बाई ए भी आप दे सकते हो। क्या मेरी बातें समझ में आती है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये अभी 12th लेवल में आपकी डायरेक्टली यूज है इसका। अब ये कंडीशन बनी कैसे भाई, 3 लैम्डा बाई 2 है, इस पर मैक्सिमा क्यों आएगा, मैक्सिमा ही क्यों आएगा, और लैम्डा है तो उसमें मिनिमा ही क्यों आएगा, और डार्कनेस ही क्यों बनेगी या ब्राइटनेस ही क्यों बनेगी, इसका भी लॉजिक होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन होता है ना। ठीक है, पहले तो थ्योरी क्लास मैंने कराई थी तो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। अभी अगर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो इसमें डायरेक्टली रिजल्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर चाहेंगे तो इसको भी अपन बात कर लेंगे लास्ट के अंदर, इनको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात देखो कि बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। तो अगर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को कंपेयर करें तो याद कीजिए कंडीशंस रिवर्स हो चुकी है, स्विच हो चुकी है कंडीशन। याद कीजिए इन सारी कंडीशन पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डार्क फ्रिंज थी, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव आ रहा है और एक तरीके से मैक्सिम आ रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक है, लैम्डा बाई 2 के जो ऑड मल्टीपल्स थे, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, इन सब पर इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज थी। तब यहाँ पर मैक्सिमा है तो मतलब ब्राइट होगी यहाँ पर। इसी तरह से अपना एन लैम्डा की कंडीशन वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी, याद हो तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इन सब पर ब्राइट फ्रिंज थी, जबकि यहाँ पर डार्क बन रही है, मिनिमास बन रहा है। समझ गए, थोड़ा ध्यान रखना, कंडीशन स्विच हो चुकी है। ठीक है, अब बच्चों इसी में अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का। ये जो सेंट्रल मैक्सिमा आपको नजर आ रहा है, इसकी विड्थ हम लोग काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों फुल्ली फोकस करना और ध्यान देना ढंग से अच्छे से। हाँ जी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के हम लोग विड्थ ले रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी ध्यान देना, ढंग से सुनना अच्छे से। विजिबल है? यस सर। हाँ जी, ए बी सेंटर पॉइंट सी, दिस इज स्क्रीन। बच्चों ध्यान से सुनो,
center O, this shows secondary first minima. This point again shows secondary first minima. ये भी secondary first minima, ये भी secondary first minima ही है। और ये क्या था, सेंट्रल मैक्सिमम? यस और नो? तो बच्चों ये पॉइंट सपोज मैंने ले लिया थोड़ी देर के लिए, पी पॉइंट पी, इसको मैं P1 कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा मैं P2 कर दूँ, यहाँ पॉइंट P1 लिया तो यहाँ पर मैंने P2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को नेम दे दिया ना और कोई खास बात नहीं। थोड़ा सेंटर पॉइंट ओ से P1 तक का जो गैप है वो मैंने लिया सपोज कीजिए x, मतलब सेंटर पॉइंट ओ से पॉइंट P2 तक गैप भी कितना हो जाएगा x। ध्यान से सुने अच्छे से, ये सेंटर पॉइंट स्क्रीन सॉरी नैरो स्लिट का सेंटर पॉइंट है C, जो सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा है, सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, इनके लिए हम लोग एंगल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपर साइड जो सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा है इसके लिए एंगल बना सपोज θ1, क्या भी θ1 ही बनेगा क्या? सहमत हो? आप दिमाग लगेगा। सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, इसके लिए एंगल θ1 बनाए तो ऑब्वियस होता है नीचे भी θ1 ही बनेगा, सेम एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुने अच्छे से बच्चों, जो लेंस है L2, याद है ना, ये नैरो स्लिट AB के बहुत पास में होता है, जस्ट नियर अबाउट, बहुत पास में। अब नैरो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस हम लोग जनरली कैपिटल डी लेते हैं, तो नैरो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस मैंने क्या लिया, कैपिटल डी। कितना लिया था? कैपिटल डी लिया। नैरो स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस है बच्चों वो मैंने लिया कैपिटल डी। ओके, नैरो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस, और लेंस L2 के फोकस पर कौन है? स्क्रीन है, यस और नो? और लेंस नैरो स्लिट के बहुत पास में है, तो इस कैपिटल डी को हम लोग अप्रोक्स फोकल लेंथ भी दे सकते हैं। सेकंड लेंस के लिए चाहो तो F2 कर दो इसको। समझा नहीं समझे? तो कंफर्म? तो देखिए दिमाग लगेगा, ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, नैरो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी, इसको हम लोग अप्रोक्स F2 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हाँ या ना? एक बार फिर से क्लियर कर लो। नैरो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी, और लेंस के फोकस पर है स्क्रीन, और लेंस नैरो स्लिट के बहुत पास में, इसका मतलब कैपिटल डी अप्रोक्स इसके फोकल लेंथ F2 के इक्वल हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, न्यूमेरिकल में कभी घुमा दिया जाए अब आप फेल ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपन बात कर रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो गौर करो, ढंग से समझना होगा ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा सेटलमेंट देखें तो विड्थ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। आओ आ जाओ, लाइन पर आ जाओ, ढंग से समझना, ध्यान देना। फॉर सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा की जो कैलकुलेशन दिखाई दे रही है एज इट इज कॉपी पेस्ट है। नोट थर्ड अलग से क्वेश्चन बनेगा, अलग से पॉइंट बनेगा, एग्जाम में आया हुआ है पॉइंट और आ सकता है दोबारा से। तो अगर ये बात हो तो बेटा इसको पूरा स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फॉलो करना, अपने को लिख के आना है, ठीक है? डायग्राम वापस से बनेगा बेटा, उस डायग्राम की जरूरत नहीं है। अगर पर्टिकुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट करवा रहा है तो ये डायग्राम जो पहले आप पढ़ चुके हैं इसको दोबारा पहले से बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बना दीजिए, सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। समझ गए जी? इसको आगे कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, ध्यान दे लीजिए। सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ रेफरेंस कितना है? ए साइन थीटा, तो ये θ1 ले तो उसको भी θ1 दे दें। और सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ रेफरेंस कितना होता है? लैम्डा। बताओ, होता ही नहीं कर लैम्डा, कर दे इक्वल ए साइन θ1 इक्वल टू लैम्डा। साइन θ1 कितना है? लैम्डा बाय टी। और जब एंगल बहुत कम है तो उसको θ1 भी लिख सकते हैं। बताइए, हो गया? डन? आगे ध्यान दीजिए।
अब वापस आपको थीटा 1 नजर आ गया, और वापस से थीटा 1 कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो ट्राइंगल सेलेक्ट करें COP1, दिख रहा है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल COP1, ट्राइंगल कौन सा लिया बेटा मैंने? COP1 दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल में देखिए थीटा 1, ट्राइंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ x क्या है? परपेंडिकुलर। ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज हो गया सामने वाले साइड, और रिमेनिंग क्या हो गया? बेस। तो आप सोचिए बेस आपके पास अवेलेबल है कैपिटल D F2 की फॉर्म में, और परपेंडिकुलर आपके पास अवेलेबल है x की फॉर्म में। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है? बच्चों बात करें tan पर, tan थीटा 1, tan थीटा कितना हो गया? परपेंडिकुलर OP1, बेस कितना है? CO, OP1 कितना है? x, और CO कितना है? कैपिटल D। समझ गए ना? और आप चाहे से तो कैपिटल D का F2 भी लिखा जा सकता है। अब वो चांस की बात है, सिचुएशन बेस्ड है, जैसा दे न्यूमेरिकल में उसके अकॉर्डिंग आप सेटल कर सकते हैं। थ्योरी में मैंने दोनों लिख दिए, बाकी दोनों ना भी लिखे, कैपिटल D भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब यार एंगल तो बहुत कम है ही, थीटा 1 बहुत कम है छोटा। जब थीटा 1 बहुत छोटा है तो साइन थीटा 1 को थीटा 1 लिख दो, टेन थीटा 1 को तो थीटा ही आएगा। समझते हो ना? एक लाइन बढ़ा देते हैं। बाय प्रैक्टिकल, इफ एंगल थीटा 1 इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल थीटा 1 बहुत छोटा है तो टेन थीटा 1 को हम लोगों ने क्या लिख दिया? अप्रोक्स थीटा 1। थीटा 1 कितना आ गया? x/d या फिर x/f2। यस और नो? कहिए जनाब, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? पोटेंशियल है तो आप देख सकते हैं दोनों थीटा 1 को शो कर रहे हैं, तो दोनों कंपेयर कर लें। यस नो? कोई परेशानी? समझो थोड़ा सा, ये जो स्पेस है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, माइंडसेट बनाना अपना। इक्वेशन 1 2 कंपेयर कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 थीटा 1, तो यहां से आपने देखा x अपॉन कैपिटल D, ये भी थीटा 1 और ये भी थीटा 1, लैम्डा अपॉन a। यस और नो? फिर व्हाट इज x? लैम्डा कैपिटल D अपॉन a। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना है? 2x, x प्लस x 2x। ठीक है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा WCM कर दो, कितना आएगा? 2x, तो 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a। दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। मैंने आपको हर स्टेप डिटेल में समझाया था, आप थोड़ा और भी शॉर्ट में निपटा सकते हैं, डेरिवेशन पार्ट कोई इशू नहीं था। मैंने आपको जैसे मान लो यही पर 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखवा दी, थीटा 1 वेरी स्मॉल एंड टेन थीटा 1 अप्रोक्स थीटा 1, वो अपनी फैसिलिटी है, वो अपन चाहे जैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सुनो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ गया। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बेटा सेंट्रल मैक्सिमा एंगल कितना सबटेंड करेगा? रॉकी भाई सीधे बैठो, ये हुई ना बात। घर पे अंकल ध्यान दे रहे हो? देखिए सुनिए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 थीटा। कितना? यस और नो? देखिए ध्यान देना, एंगुलर विड्थ W थीटा से शो कर दें, कितना आ जाएगा? 2 थीटा 1। सेंट्रल मैक्सिमा ने सेंटर पॉइंट C पर कितना एंगल सबटेंड किया? 2 थीटा 1। ठीक है, अब थीटा 1 की वैल्यू रखते जाओ। थीटा 1 आप लैम्डा अपॉन a भी लिख सकते हैं, और
एक्स अपॉन कैपिटल डी भी दे सकते हैं। यस और नो? ये हमारे पास एंगुलर विड्थ आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। स्टूडेंट नोट फर्स्ट, नोट सेकंड और नोट थर्ड, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड देन एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों ही ध्यान रखना। बोलो जी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं? बंद कर दो। यस प्लीज। सुनिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा वो है, प्लीज एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विथ हेल्प ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो हाइगेन्स वेव थ्योरी की हेल्प से हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने वाले हैं विथ हेल्प ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। सुनिएगा ध्यान से। थोड़ा सबसे पहले अपन ये जज कर लें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। देखो सुनना, दिमाग लगाना। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना एक्स की हेल्प से वाई को प्रूव करना है, ठीक है एग्जाम्पल, तो पहले टारगेट को हमेशा एक्सप्लेन किया करो। आपको एक्स की हेल्प से वाई को प्रूव करना है, पहले बताइए एग्जैक्टली वाई है क्या, वाई की थीम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, क्या बिहेवियर है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये पहले बताना आपको। तो फिर उसके बाद में आपको प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर तुम्हारा टारगेट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को हमें प्रूव करना है। ठीक है, पहले ये बताइए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके लॉज क्या क्या है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज इन शॉर्ट बता देना, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में बता देना। क्या क्या बताएंगे बेटा? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, नॉर्मल आर कोप्लेनर। ठीक है, मेंशन कर दिया। अब प्रूव कर दीजिए। डायग्राम जो आपके सामने है बेटा, इसको मैं एक बार वापस से स्टेप्स में समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ढंग से समझना। प्लीज बेटे सुनिए। दिस इज रिफ्लेक्ट सरफेस W1 W2, ये रिफ्लेक्ट सरफेस है। यहाँ पर आयुष हम लोगों ने एक लाइट सोर्स ले लिया था, ध्यान देना अच्छे से, ये लाइट सोर्स लिया था। अब लाइट सोर्स से लाइट वेव चलेंगी, तो ये वेव है तो वेव फ्रंट हो गया क्या? तो वैसे ध्यान रखना, वेव और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। वेव और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे वेव आगे फर्दर प्रोसीड होंगी तो वेव फ्रंट यहाँ आ गया क्या? हाँ सर। फिर जैसे आगे बेटा फर्दर प्रोसीड होंगी तो वेव फ्रंट यहाँ पहुंच गया क्या? तो दिमाग लगे ना, जैसे वेव आगे बढ़ रही तो वेव फ्रंट भी तो आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। तो इसे मैंने कहा वेव नंबर 1, इसे कहा 2, 1 एंड 2। दिमाग लगे ना, जिस टाइम मोमेंट पर लाइट वेव 1 सरफेस पर आ गई पॉइंट ए पर, देखो ये रहा पॉइंट ए, उसी टाइम मोमेंट पर वेव नंबर 2 पॉइंट बी पर थी इन एयर। डायग्राम को बनते समझ लो, डायग्राम क्लियर, टॉपिक खत्म। तो जिस टाइम मोमेंट पर फर्स्ट वेव पॉइंट ए पर आ गई, तो सेकंड वेव कहां पर है? बी पर है। ठीक, जिस पल पर, जिस मोमेंट पर फर्स्ट वेव ए पर है, उसी टाइम मोमेंट पर सेकंड वेव बी पर है। अब जैसे सेकंड वेव बी से फर्दर मूव करेगी, फर्दर मूव करेगी, तो लाइट वेव नंबर 1 भी तो ए से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी या नहीं जाएगी? बताओ, मानते हो इस बात को? कोई टेंशन तो नहीं। अब सपोज सेकंड वेव को B2 A डैश अप्रोच करने में स्मॉल t टाइम कंजप्शन हो रहा है। सेकंड वेव को पॉइंट बी से A डैश तक अप्रोच करने में, B2 A डैश अप्रोच करने में कितना टाइम कंजप्शन हो रहा है? स्मॉल t टाइम। टोटल स्मॉल t टाइम कंजप्शन हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? डन। हाँ जी,
प्लस सेकंड वेव को B2 A डैश अप्रोच करने में कितना टाइम कंजप्शन हो रहा है? स्मॉल टी टाइम। तो B2 A डैश आने में स्मॉल टी टाइम कंजप्शन हो रहा है। प्लस फर्स्ट वेव भी तो इसी स्मॉल टी टाइम में कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी? कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वेव B2 A डैश स्मॉल टी टाइम में अप्रोच कर रही है। यार आप देख सकते हैं डिस्टेंस B A डैश कितना होगा बताइए? C इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? C, और B2 A डैश आने में कितना टाइम कंजप्शन है? T, तो C इंटू टी। अब सोचिए ए बी वेव फ्रंट पर साथ साथ ही वेव। अब जैसे ही सेकंड वेव बी से आगे बढ़ेगी, फर्स्ट वेव भी तो फर्दर मूव करेगी। सेकंड वेव को B2 A डैश आने में कितना टाइम लगा? T टाइम। तो फर्स्ट वेव भी तो A टू B डैश आने में उतना टाइम लेगी। मानते हो इस बात को? तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगी क्या? हाँ या ना? तो बच्चों वेव नंबर 1 उतने ही टाइम स्मॉल टी में कहां तक पहुंच जाएगी? ए बी डैश, ए बी डैश कितना? C इंटू टी। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपने क्या किया था? पॉइंट ए को एज ए सेंटर ट्रीट किया और C इंटू टी को एज ए रेडियस ट्रीट करके एक सर्कुलर आर्क बना दिया। तो बेटे वेव नंबर 1 जब ए पर है, वेव नंबर 2 बी पर है। इसी तरह से जिस टाइम मोमेंट पर वेव नंबर 2 ए डैश पर पहुंची, तो वेव नंबर 1 कहाँ पहुंची? बी डैश पर। तो वेव फ्रंट ए बी की नई लोकेशन आ गई क्या? ए डैश बी डैश। तो वेव फ्रंट ए बी की न्यू लोकेशन आ गई ए डैश बी डैश। इतनी बात समझ नहीं? पक्का? कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? हाँ बेटे, इंसिडेंट वेव और नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट वेव और नॉर्मल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, ध्यान दीजिएगा। वेव और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, तो जो ये एंगल भी आई हो जाएगा क्या? और इसी तरह से ये एंगल भी आर हो जाएगा क्या? अगर आप चाहें तो इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान देना अच्छे से। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो लाइन नंबर 1 उसके परपेंडिकुलर 1 डैश कर लिया और 2 के परपेंडिकुलर 2 डैश कर लिया, जो थीटा है वही थीटा यहाँ बन जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ना, आई एंगल जो बना इन दो लाइंस के बीच में बना ना, तो बेटा इस जो सिंगल डॉट रखा है मैंने इसके परपेंडिकुलर तो वेव फ्रंट हो गया, और डॉट डैश रखा है उसके परपेंडिकुलर सरफेस हो गया क्या? कि नॉर्मल और सरफेस एक दूसरे के 90 पर है, तो जो आई बना वही आई यहाँ बन गया पूरा। लॉजिक पकड़ में है कि बेटा है जो सिर्फ डायग्राम है। डायग्राम तैयार, टॉपिक फिनिश, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से बेटा यार बन रहा है, तो बेटा डॉट के परपेंडिकुलर वेव और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है, तो नॉर्मल और सरफेस तो 90 डिग्री पर होंगे, तो जो आर यहाँ बना वही आर यहाँ बन गया। समझे नहीं समझे? तो डायग्राम परफेक्ट है, ठीक है। डेरिवेशन पर फटाफट बात कर लेते हैं, मुश्किल से सिंगल मिनट। मुश्किल से सिंगल मिनट, ध्यान देना। इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, दो ट्राइंगल में बात कर रहा हूं मैं। ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश दिखाई दे रहा है? सुनो, इन दोनों ट्राइंगल के लिए साइड ए बी डैश मस्ट बी इक्वल टू साइड बी ए डैश, दैट इज C इंटू टी। साइड ए बी डैश और बी ए डैश दोनों C इंटू टी है क्या? हाँ है ना? क्लियर है, तो दिक्कत नहीं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ए डैश दोनों के लिए कॉमन साइड हो गई क्या? तो दोनों ट्राइंगल के लिए बोलो, ट्राइंगल ए बी ए डैश लो, ए बी ए डैश, तो उसके लिए भी साइड ए डैश काम आ रही है, और ए बी डैश ए डैश उसके लिए भी ए डैश काम आ रही है, तो दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज हो गई क्या? कॉमन साइड हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, आपको पता है वेव और वेव फ्रंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है,
तो वेव और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर है, इस तरह से वेव और वेव फ्रंट यहाँ भी 90 डिग्री पर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, तो इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट दे सकते हैं, और दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल सेम होंगे नहीं बेटा, तो इसका मीनिंग क्या रहा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। डन, कोई टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड आप लोग लिखेंगे बेटा, एग्जाम में अगर ये आ गया तो इसको मेंशन कैसे करेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम ज्योमेट्री इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल आर कोप्लेनर। ये लीजिए प्रूव हो गया, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ जी, डन है।